हेलो बच्चों, इसमें जो हमारा नेक्स्ट पीरियड है किसका, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो सीडीपी पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है हमारा वंचित बालक। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। जिस तरह से जो है समस्यात्मक बालक होते हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, और या पिछड़े बालक होते हैं, बैकवर्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, फीबल माइंडेड जिन्हें कहा जाता है, समाज के लिए जो समस्या उत्पन्न करने वाले होते हैं, बाल अपराधी बालक होते हैं। इसी तरह से एक वर्ड होता है वंचित बालक, और यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आगे जो हेडिंग है बच्चों वो है वंचित बालक। तो भाई मैं हैंड डाल लेता हूं, वंचित बालक। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज चाइल्ड या चिल्ड्रन। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि वंचित बालक क्या है, फिर इसके बारे में जो हम आगे जब इस स्टडी को बढ़ाएंगे तो फिर कारक ढूंढेंगे कितने प्रकार के वंचित बालक होते हैं, इनका जो है शैक्षिक महत्व क्या होता है, या इनकी शिक्षा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, और गवर्नमेंट वगैरह जो है इनके लिए क्या कर रही है, किस तरह के प्रयास कर रही है। ये सब चीजें हम इस पीरियड में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वंचित बालक क्या होते हैं। तो वंचित बालक, जैसे हमारे से चल रहा है वंचित की कोई और मान लो सुविधा दी जा रही है तो उससे वो क्या हो गए, वंचित हो गए हैं। जैसा आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं डिसएडवांटेज हो गए हैं, उन्हें उस चीज का जो है या उस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाया। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूंगा, तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो वंचित बालक है, हिंदी में इसका एक दूसरा नाम भी है, वो होता है अलाभान्वित बालक। अलाभान्वित बालक। तो आप वंचित बालक पढ़ें किसी बुक में या अलाभान्वित बालक पढ़ें, वो एक ही बात है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन कहते हैं। इतना करने के बाद अभी जो वंचित बालक है ये समाज में किस प्रकार से वंचित हो गया है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण हो सकते हैं सामाजिक दृष्टि से, सोशल बोलेंगे जिसे, या आर्थिक दृष्टि से जिसे इकोनॉमिक बोल सकते हैं, या फाइनेंशियल बोल सकते हैं, फाइनेंशियल दृष्टि से, या मानसिक दृष्टि से जिसे मेंटली बोल सकते हैं या मेंटल बोल सकते हैं। ये तीन कारण मुख्य होते हैं कि जब कोई बालक समाज में क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ऐसे आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे समूह हैं, जैसे जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो एससी और एसटी वगैरह उस वर्ग में जो लोग होते हैं। बहुत सारे आदिवासी जो है समूह में ऐसे लोग होते हैं जो किसी प्रकार से सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या मानसिक दृष्टि से कहीं ना कहीं किसी न किसी लाभ को लेकर क्या है, वंचित है। तो ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है, सीडीपी में वंचित बालक कहा जाता है, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन कहा जाता है। तो मुख्य रूप से जो बच्चों ये होते हैं ये ओबीसी होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, या एससी होते हैं, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, या एसटी होते हैं, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट बोल सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये होते हैं और इन्हें क्या कह दिया जाता है, वंचित कह दिया जाता है। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही हों, लेकिन जो मान लिया बुक्स वगैरह है उनमें इन तीन ग्रुप का ही वर्णन ज्यादा किया गया है। लेकिन ऐसा भी है आज की, अगर मैं आज की बात करता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से अगर मान लिया कोई बच्चा कमजोर है तो भले चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो समाज की सुविधाओं से वंचित ही रह जाता है। राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, स्कूल प्रशासन जो सुविधाएं दे रही हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड है, तो वह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वंचित ही हो जाएगा। लेकिन ये तीन शब्द जो है मुख्य रूप से लिखे गए हैं, और इसका जो सबका कारण होता है मुख्य रूप से क्या होता है, आर्थिक कारण जो होता है वो मुख्य होता है। पैसे की समस्या, आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल रीजन जो होता है वो मुख्य रीजन होता है, वो एक मुख्य कारण होता है। कारण तो सभी हैं लेकिन एक मुख्य कारण माना जाता है वंचित बालकों का, कि ये सुविधाओं से किसी प्रकार से वंचित हो गए हैं और कहीं ना कहीं समाज में कट के रह गए हैं, अलग होके रह गए हैं। अब हम बात करेंगे, अभी हमने समझा है कि वंचित बालक क्या है, डिसएडवांटेज्ड
चिल्ड्रन क्या होते हैं। अब इनकी जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हेड डाल रहा हूं मैं, विशेषताएं, कि क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस तरह के बालकों में देखने को मिलती है। तो इन्हें से बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो विशेषताओं में नंबर 1 होगा कि जो वंचित बालक होते हैं कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से बहुत ही सामान्य स्तर के होते हैं, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए होते हैं, पहली जो विशेषता होती है। तो क्या सकते हैं, ये बालक से मतलब वंचित बालक आर्थिक रूप से यानी कि फाइनेंशियली पिछड़े हुए होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, बहुत ही बैकवर्ड होते हैं। और इनमें जैसे समस्या है गरीबी की समस्या, जिसे पॉवर्टी कह देते हैं, ये मुख्य रूप से पाई जाती है। क्योंकि समस्या क्या है, आर्थिक है, पैसा है, तो गरीबी तो मुख्य विशेषता होगी इन बालकों की। उसके बाद दूसरी विशेषता है कि जो इनका आत्म संप्रत्यय है, आत्म संप्रत्यय एक शब्द होता है, एक वर्ड है, पहले वर्ड लिख देता हूं मैं, फिर समझाऊंगा ऐसे में। आत्म संप्रत्यय, आत्म संप्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट। तो ये शब्द जो है इनकी जानकारी होनी जरूरी है कि अगर मान लिया किसी पेपर में ये शब्द आ गया तो इसकी मीनिंग क्या है। तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उनकी विशेषता पढ़ा रहा हूँ आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, किसकी, वंचित बालकों की, जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं इनकी। तो अगर मैं इनकी बात करता हूँ बच्चों कि जो आत्म संप्रत्यय है, जो सेल्फ कंसेप्ट है, वो काफी जो है नकारात्मक होता है। ये जो नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है इन बच्चों का, ये जो वंचित बालक होते हैं, इनका आत्म संप्रत्यय का मतलब ये हो गया कि एक तरह से अपनी अनुभूति, अपनी क्वालिटी, जो अपनी विशेषताएं हैं उनके प्रति आकर्षण बहुत ही कम होता है और ना के बराबर होता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि जो इनका आत्म संप्रत्यय है वो क्या होता है, नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, ये दूसरी विशेषता हो सकती है। उसके बाद जो तीसरी विशेषता है इनकी बच्चों कि ये कहीं ना कहीं अन्य बालकों की तुलना में अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त समझते हैं। तीसरा है, अन्य बालकों की तुलना में इनमें कहीं ना कहीं क्या होती है, हीन भावना होती है, हीन भावना होती है। अपने आप को कहीं ना कहीं वो इंफीरियर समझते हैं दूसरे सामान्य बालकों की तुलना में। तो इसे बोल सकते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इन बच्चों में जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और जिन बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा कहीं ना कहीं उनकी सामाजिकता में भागीदारी, समाज में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी जो है अवरुद्ध हो जाएगा। जो ज्ञान है, ज्ञान भी अवरुद्ध हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों के जैसे नहीं है और कहीं ना कहीं अपने अंदर इनमें हीन भावना से वो गिरस्त रहते हैं। उसके बाद है बच्चों, इनमें जो सीखने की अभिप्रेरणा होती है वो काफी कम देखने को मिली है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। सीखने की अभिप्रेरणा, जो सीखने की जो अभिप्रेरणा होती है जिसे बोल सकते हैं लर्निंग मोटिवेशन, लर्निंग मोटिवेशन, जो सीखने की अभिप्रेरणा होती है वो बहुत ही कम होती है अन्य बच्चों की तुलना में। ये एक विशेषता होती है। सीखना क्यों है, लर्निंग क्यों जरूरी है, अधिगम क्यों इंपॉर्टेंट है, शायद ये जानते नहीं है, जानना नहीं चाहते, क्योंकि और बहुत कारण है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो जो अन्य कारण है वो काफी हावी हो जाते हैं, तो सीखना बहुत पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं। उसके बाद बच्चों जो 5वां पॉइंट हो सकता है, दूरदर्शिता की कमी होती है बहुत। दूरदर्शिता, जिसे फार साइटेडनेस कह देते हैं, फार साइटेडनेस की कमी होती है।
आगे फ्यूचर में क्या है और हमें उसे किस तरह से अपने लिए लाभान्वित करना है, इन बातों में या इन विचारों में इनका ध्यान कम ही लगता है। ये सोचते नहीं है, सोचना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ विशेषताएं हैं जो इन वंचित बालकों की विशेषता है। विशेषता है कहना तो ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगा, अच्छा ये है कि इसे तो डीमेरिट्स कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो एग्जाम में आता है इसलिए इसे आप ये भी आप कह सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर मैं दूरदर्शी के बाद बात करता हूं, अब नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं कि बालकों पर क्या प्रभाव होता है, बालकों पर प्रभाव। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं कि जो वंचित बालक हैं इन पर क्या प्रभाव होगा। वंचित बालकों पर प्रभाव, तो इनसे बोल सकते हैं अफेक्ट, इफेक्ट ऑन डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, इफेक्ट ऑन डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, वंचित बालकों पर प्रभाव। तो इसमें जो प्रभाव है कई तरीके से होता है, जिसमें एक होता है संज्ञानात्मक प्रभाव, संज्ञानात्मक प्रभाव। तो संज्ञानात्मक प्रभाव क्या है इसे देखें, पहले हेडिंग डाल लेते हैं। तो पहला हेडिंग है बच्चों संज्ञानात्मक प्रभाव। तो ये जो बच्चे होंगे, जो वंचित बालक होंगे, इन पर जो संज्ञानात्मक प्रभाव होता है, संज्ञान मैं कई बार समझा चुका हूं पहले भी आपको, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कॉग्निटिव इफेक्ट, या जो संज्ञानात्मक प्रभाव होता है वो किस तरह से हावी होगा, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉग्निटिव, COGNITIV, कॉग्निटिव इफेक्ट। संज्ञान का प्रभाव क्या होता है। अब संज्ञान क्या होता है, जो हमारे पास ज्ञान है उसे नई नई चीजों से जोड़ना, नई नई चीजें जो है पहचानने का प्रयास करना, चिंतन में लगे रहना, बुद्धि का यूज करना, स्मृति आदि का इस्तेमाल करना, मेमोरी का यूज करना, नए नए इन्वेंशन करना, खोज करना। ये बात हम पहले भी चर्चा में ला चुके हैं कि संज्ञान का प्रभाव क्या होता है, संज्ञानात्मक या संज्ञान शब्द क्या होता है, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो बच्चे वंचित बालक होंगे, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन होंगे, वो कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक जो है अफेक्टेड होंगे, उन पे संज्ञानात्मक प्रभाव ऋणात्मक दिशा में पड़ेगा, सकारात्मक दिशा में नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, इनमें बुद्धि, कोमा स्मृति, कोमा ज्ञान, ये जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। बुद्धि को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोल देते हैं। इसी तरह से स्मृति क्या होती है, मेमोरी, और ज्ञान क्या होता है, नॉलेज। तो कहने का सार बच्चों ये है कि जो वंचित बालक हैं वो कहीं ना कहीं उन पे जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, एक तरह से संज्ञानात्मक प्रभाव पड़ेगा, संज्ञानात्मक जो उसका एक आउटलुक है वो भी प्रभावित होगा, ये कहने का मतलब है। तो ये पहले प्रकार का प्रभाव हो गया। उसके बाद हम आगे सोचते हैं, आगे देखते हैं तो क्या होगा, दूसरा हो सकता है अभिप्रेरणात्मक प्रभाव, अभिप्रेरणात्मक प्रभाव बोल सकते हैं। नंबर 2 अभिप्रेरणात्मक प्रभाव, जिसे कह सकते हैं मोटिवेशनल इफेक्ट, मोटिवेशनल इफेक्ट। ऐसे बच्चे जो वंचित बालक हैं, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं, उन पे कहीं ना कहीं जो है अभिप्रेरणात्मक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे उसमें जो है मोटिवेशन की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, वो किसी से भी प्रेरणा प्राप्त नहीं करना चाहते, प्रेरणा के रूप में वो नकारात्मक रहते हैं, उनकी जो प्रेरणा होती है नकारात्मक होती है। जो मोटिवेशन है वो निगेटिव होती है।
किसी भी काम में रुचि नहीं लेते, क्योंकि जब मोटिवेशन ही नहीं होगा तो रुचि तो हो ही नहीं सकती। तो वहां पे देखा जाता है कि जो रुचि है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, ये भी कार्यों में देखने को नहीं मिलती। और जो अध्यापन है वो भी सही से नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा का प्रभाव भी पड़ता है। उसके बाद है शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव। तीसरा हेडिंग हो सकता है शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव। ये हो सकता है इफेक्ट ऑन एजुकेशनल अचीवमेंट, इफेक्ट ऑन एजुकेशनल अचीवमेंट। शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव। तो शैक्षिक उपलब्धि पर जो प्रभाव होते हैं, इनका जो शिक्षा का स्तर होता है वो काफी निम्न होता है। जब भी कुछ चीज सीखना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे इन्हें दिक्कत काफी होती है, काफी उन्हें महसूस होती है इन चीजों को लेकर। ये तो शैक्षिक उपलब्धि जब ये परिणाम प्राप्त करते हैं तो भी वो बहुत ही कम ही होगा, तो निम्न स्तर होगा इनका, निम्न स्तर पाया जाता है, बहुत ही लो लेवल पाया जाएगा। बहुत ही निम्न स्तर पाया जाएगा, लो लेवल पाया जाएगा इनका। उसके बाद जितनी भी उपलब्धियां होती हैं, जितना भी हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं कक्षा के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, वहां भी हम देखते हैं कि औसत स्तर के होते हैं, औसत से कम स्तर के पाए जाते हैं, तो निम्न स्तर पाया जाता है। औसत स्तर होता है उपलब्धि में। तो जो अचीवमेंट में जो औसत स्तर होता है उसके लिए भी ये काफी नकारात्मक भाव रखते हैं। तो इस तरह से इस प्रकार भी हो सकता है। तो अभी जो हमने देखा है बच्चों, में क्या देखा है कि वंचित बालक क्या है। वंचित बालक जो है किसे कहते हैं, दूसरा वंचित बालक के दूसरा नाम क्या है, अलाभान्वित बालक भी है, जिसे इसमें कहते हैं डिसएडवांटेज चिल्ड्रन कह देते हैं। इनके जो कारण हो सकते हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हो सकते हैं। मुख्य रूप से ओबीसी, एससी या एसटी, जिनकी क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो माना जाता है कि काफी कम है सामान्य वर्ग की तुलना में, इसलिए ये इनका एक आर्थिक कारण माना जाता है कि इस वजह से ये जो बालक होते हैं ये क्या होते हैं, वंचित बालक होते हैं। कुछ इनकी विशेषताएं हैं, जैसे ये बालक जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। इनमें जो आत्म संपर्क होता है, सेल्फ कंसेप्ट, यानी कि अपने आप को मोटिवेट करने की जो भावना होती है वो नकारात्मक पाई जाती है, या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है। हीन भावना का शिकार रहते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है इनके अंदर। सीखने की प्रेरणा बहुत कम होती है, सीखना नहीं चाहते। दूरदर्शिता की बहुत कमी होती है, फाल्स अटेंडेंस बहुत कम होता है। और जो वंचित बालकों पर जो प्रभाव होता है वो संज्ञानात्मक प्रभाव पड़ेगा सीखने में, अभिप्रेरणात्मक प्रभाव पड़ेगा मोटिवेशन होने में, और शैक्षिक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इनका जो शैक्षिक प्रभाव होगा, जो शैक्षिक स्तर होगा सीखने का, वो काफी निम्न स्तर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, इसे मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वंचित बालकों की शिक्षा। नेक्स्ट हैंड डाल लेते हैं, वंचित बालकों की शिक्षा, इसे बोल सकते हैं एजुकेशन। एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज, एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, ये हमारा हेडिंग हो गया।
तो हम ये समझ गए कि वंचित बालक क्या है। अब हम ये देखेंगे जो सरकार है, भारत सरकार है, देश में विदेश में इन बालकों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या एफर्ट किए जा रहे हैं इन बालकों के लिए, इन्हें उचित शिक्षा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी बात करेंगे बच्चों। तो जैसे मैंने बताया कि भारत में भी और देश विदेश में भी काफ़ी सुधार किए जा रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए। और अमेरिका में एक कानून बनाया गया, अमेरिका में इन बच्चों के लिए, वंचित बालकों के लिए कानून बनाया गया, उसकी बात करेंगे। अमेरिका में, यूएसए में एक कानून बनाया गया और जो इसका कानून का नाम है बच्चों वो है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1965, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट, वो लिख देता हूं मैं, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1965, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1965, ये एक्ट बनाया गया है। और ये सब इसलिए ही है कि जो वंचित बालक हैं उनकी मदद की जाए शिक्षा के क्षेत्र में। अब इस एक्ट में, इस कानून में क्या होता है कि ऐसे बालकों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जो ऐसे बालक हैं आर्थिक सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियली एड दी जाती है ऐसे बच्चों को अमेरिका में। तो मैं भी बता रहा हूं कि देश विदेश में ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। और अभी मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, कि अमेरिका में जो कानून है, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उनकी पहले बात कर लेते हैं, फिर भारत की बात करेंगे। कुछ अमेरिका में प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें से एक प्रोग्राम है बुजिंग। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, बुजिंग, तो लिख देता हूं मैं, बुजिंग प्रोग्राम है, BUSING। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज बुजिंग, तो आप कहोगे कि बुजिंग जो है यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा एक प्रोग्राम है, किन लोगों के लिए, वंचित बालकों के लिए, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के लिए। तो इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, बुजिंग में क्या किया जाता है, जो ये वंचित बालक हैं उन्हें सामान्य बालकों के साथ ही बैठाया जाता है और एक साथ ही सारे कार्य कराए जाते हैं। और ऐसी अवधारणा है, ऐसी मान्यता है जिससे कि जो वंचित बालक हैं, जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं, ये उन लोगों को देख सकें और अपने अंदर मोटिवेशन फील कर सकें और उनकी जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसमें इंप्रूवमेंट आ सके। तो इस प्रोग्राम में ये कराया जाता है, बुजिंग में। उसके बाद एक दूसरा प्रोग्राम भी है जो यूएसए में चलाया जा रहा है, उसका नाम है हेड स्टार्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम तो और भी हैं, अन्य भी हैं, बाकी ये दो इंपोर्टेंट हैं, हेड स्टार्ट प्रोग्राम, हेड स्टार्ट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, ये भी यूएसए में चलाया जा रहा है। और ये भी प्रोग्राम जो है किसके लिए बच्चों, वंचित बालकों के लिए है। अब इसमें क्या अलग है, इसमें अलग ये है कि जैसे नॉर्मल बच्चे, जो सामान्य बच्चे हैं, वे अपने घरों पर क्रिया कर रहे हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, तो जो अलाभान्वित बच्चे हैं, यानी कि वंचित बालक हैं, डेट मीन्स डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं, उन्हें भी मोटिवेट किया जाता है कि आप भी इसी प्रकार कार्य करो जैसे कि सामान्य बालक कर रहे हैं, ताकि आप भी उनके जैसा ही सब चीज लर्न कर सको, अधिगम कर सको। तो ये इन दोनों प्रोग्राम में अंतर है बच्चों, एक बुजिंग मैंने बता दिया, एक बता दिया मैंने आपको हेड स्टार्ट प्रोग्राम। ठीक, तो ये है अमेरिका में ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और आप जानते भी हैं उनके बारे में। भारत में जो प्रोग्राम है, भारत में जो कार्यक्रम है, भारत में जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उनमें आपने सुना होगा निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, फ्री एजुकेशन दी जा रही है, ये भी एक प्रोग्राम है।
और ये सुविधा भी किसके लिए है? वंचित बालकों के लिए भी है और अन्य बालकों के लिए भी है, लेकिन साथ साथ में वंचित बालकों के लिए भी है। ये भी इस क्राइटेरिया में आते हैं। दूसरा है, आपने एक सुना होगा दोपहर भोजन योजना, दोपहर भोजन योजना, तो वो भी इस कैटेगरी में आती है, वो भी लिख लेते हैं। दोपहर भोजन योजना, इसे कह देते हैं मिड डे मील, मिड डे मील योजना कह देते हैं कि दोपहर में जो है भोजन कराया जाता है। शिक्षा के साथ साथ जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो वंचित बालक हैं उन्हें भोजन की भी सुविधा है, जिससे शिक्षा के साथ साथ उनकी जो है भोजन की व्यवस्था भी हो सके और उनका मन जो है भोजन में भी लग सके और शिक्षा में भी लग सके। क्योंकि जब भोजन सही मिलेगा तो उनमें कहीं ना कहीं पोषण की जो मात्रा है वो भी अच्छी होगी, शारीरिक रूप से भी वो अच्छे हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर मानसिक रूप से सशक्त होकर शिक्षा में भी उनका मन लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जैसे कराई जा रही हैं। इससे अलग गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शंस है भारत में कि जो वंचित बालक होते हैं, अगर मान लिया उनके किसी परीक्षा में किसी एग्जाम में जो उनके अंक हैं, जो उनके नंबर हैं, वो किसी वजह से कम आ रहे हैं, एग्जाम में उनके नंबर किसी वजह से कम आ रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि उन्हें जो है फेल ना किया जाए, कभी भी जो है अच्छे कॉलेजों में जो दाखिला लेने से उन्हें रोका ना जाए। ये सब सुविधाएं भी इंडियन गवर्नमेंट उन्हें देने की कोशिश कर रही है। तो अगर परीक्षा में उन्हें कम भी रह जाएंगे तो जो उनका एडमिशन है वो कैंसिल नहीं होगा, उन्हें और मौके दिए जाएंगे ताकि वो अपने शिक्षा में सुधार हो, एडमिशन का कैंसिल नहीं होगा। तो ये कुछ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मदद की जा रही है। उसके बाद मैं आगे चलता हूं। तो गवर्नमेंट की तरफ से इन वंचित बालकों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए और क्या क्या सुधार करने चाहिए, तो अब हेड डाल लेते हैं सुधार। सुधार को बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट, कि क्या क्या सुधार होने चाहिए। इन सुधार में यह है कि सबसे पहले वातावरण की बात आएगी कि जो इनका वातावरण है, परिवार का वातावरण है या जो स्कूल का वातावरण है, उसमें सुधार किया जाए। लेकिन स्कूल का वातावरण भी बाद में है, पहले क्या घरेलू वातावरण होगा। बाकी दोनों लिख देते हैं। नंबर एक तो घरेलू वातावरण, दूसरा जो स्कूल का वातावरण है वो घरेलू वातावरण, और जो स्कूल का वातावरण है, इन दोनों को ही उपयुक्त बनाना पड़ेगा उस बच्चे में सुधार के लिए जो वंचित बालक है। ये इसमें एक सुधार हो सकता है, ये एक प्रकार का इंप्रूवमेंट हो सकता है उसमें। दूसरा, यदि वंचित बालकों की संख्या बहुत ज्यादा हो तो कुछ स्पेशल अभियान भी चलाने पड़ेंगे। यदि मान लिया किसी कक्षा में या किसी स्कूल में वंचित बालकों की संख्या, वंचित बालकों की जो संख्या है अगर बहुत अधिक हो, यदि वंचित बालकों की संख्या बहुत अधिक है, तब कुछ विशेष अभियान, यानी कि प्रोग्राम भी चलाने होंगे। तो ये दूसरा सुधार हो सकता है कि अगर वंचित बालकों की संख्या बहुत ज्यादा है तो कुछ अलग से अभियान, कुछ अलग से जो है स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ताकि उनका जो है सुधार हो सके। नेक्स्ट है, सरकार को ये चाहिए कि समय समय पर उनका मूल्यांकन हो सके। जो उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं क्या वे सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तीसरा है, समय समय पर मूल्यांकन, जिसे बोल सकते हैं इवैल्यूएशन। समय समय पर मूल्यांकन जरूरी है ताकि उन्हें जो है सुविधाएं दी जा सके, या जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका पता किया जा सके कि वे सुविधाएं उन्हें उपयुक्त मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं,
उनका जो विकास है सकारात्मक दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये कुछ है वंचित बालक से संबंधित समस्याएं, उनमें सुधार कैसे कर सकते हैं, वंचित बालक क्या है, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसे आप एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं, आगे करते हैं। बाकी बार बार आप इसे रिवाइज करते रहें सब्जेक्ट को, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप अच्छे में और अच्छा होते चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इंपोर्टेंट। तो हमने बच्चों वंचित बालक के बारे में पढ़ लिया है। अब इसी में एक टॉपिक ही जोड़ता हूँ, पिछड़े बालक, क्योंकि वंचित बालक और पिछड़े बालकों में जो क्लियर अंतर है वो भी पता चल जाएगा कि क्या अंतर होता है और कैसे अंतर होता है। तो इसे मैं रब कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों पिछड़े बालक। जिसे बोल सकते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बालक। अब वंचित बालक हमने समझ लिया, अब पिछड़े बालक क्या हो सकते हैं देखते हैं। मनोवैज्ञानिक द्वारा ये कहा गया है कि जो बालकों में पिछड़ापन होता है वो दो आधार पर हो सकता है। अगर हम पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, अगर हम कुछ बच्चों को या बालकों को पिछड़ा बालक कह रहे हैं तो दो आधार पर हो सकता है। इसमें जो पहला आधार है वो तो है बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। और दूसरा जो हो सकता है आधार वो होता है शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर, जिसे बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लें किसी बच्चे को या किसी बालक को पिछड़ा बालक बताया जा रहा है तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी, जो उसका मापन होगा कि भाई वो पिछड़ा बालक क्यों है, दो आधार पर हो सकता है, तो बुद्धि के आधार पर या शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर। अब अगर बुद्धि के आधार पर मापन किया जाए तो उसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास एक है IQ, जिसे इंटेलिजेंट क्वोशंट समझते हैं। बुद्धि के आधार पे अगर मान लो कोई बालक पिछड़ा हुआ होगा तो उसे कहते हैं मानसिक मंदता, मानसिक मंदता बोलते हैं। और अगर शैक्षिक उपलब्धि के आधार पे होगा तो उसे बोलते हैं शैक्षिक मंदता, शैक्षिक मंदता। अगर मैं मानसिक मंदता को बोलूंगा तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, मेंटल रिटार्डनेस बोल सकते हैं, मेंटल रिटार्डनेस बोलते हैं। अगर मैं शैक्षिक मंदता की बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूं एजुकेशनल रिटार्डनेस। ठीक। अगर मानसिक मंदता हमें पता करनी है तो हम पहले ही जानते हैं कि एक शब्द पढ़ा है हमने बुद्धि लब्धि। क्या पढ़ा है, बुद्धि लब्धि।
जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आईक्यू कह दिया जाता है। और अगर हम शैक्षिक मंदता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक शब्द आता है शैक्षिक लब्धि। शैक्षिक लब्धि बोलेंगे, जिसे बोल देते हैं एजुकेशनल कोशेंट। एजुकेशनल कोशेंट बोल दिया जाता है और शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं क्या, ईक्यू। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो बुद्धि के आधार पर मानसिक मंदता का पता करना है कि कितनी है और कैसे है, तो हमें आईक्यू निकालना होगा। अगर शैक्षिक वृद्धि के आधार पर पता करना है कि शैक्षिक लब्धि कितनी है कैसे है, तो फिर हमें ईक्यू को निकालना होगा। अब इनके फार्मूले भी हम जानते हैं, पढ़ रखे हैं, अगर नहीं जानते हैं तो देखते हैं। अगर हमें आईक्यू निकालना है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट निकालना है, तो आपने फार्मूला पढ़ा है MA/CA इंटू 100। इस फार्मूले से आईक्यू निकल जाता है। और अगर मान लिया हमें ईक्यू निकालना हो तो ये होता है EA/CA इंटू 100। तो ये दो फार्मूले हैं हमारे पास, इनसे आईक्यू भी निकल जाएगा और ईक्यू भी निकल जाएगा। अब अगर मैं एमए की बात करता हूं कि एमए क्या है, तो एमए को बोलते हैं मेंटल एज, जिसे कह दिया जाता है मानसिक आयु। मानसिक आयु। दूसरा क्या है, सीए, जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे हिंदी में कह सकते हैं शारीरिक आयु। शारीरिक आयु कह देते हैं, इसे ही हम तैथिक आयु भी कह देते हैं, दो नाम है इसके हिंदी में। और ईक्यू क्या है, ईक्यू तो मैंने लिख दिया, एजुकेशनल क्वोटिएंट होता है। जो ईए होता है वो होती है एजुकेशनल एज। एजुकेशनल एज, जिसे कह सकते हैं शैक्षिक आयु। शैक्षिक आयु कह दिया जाता है। और सीए तो वही है। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अगर किसी बच्चे का ईक्यू 85 से कम हो तब हम ये कह सकते हैं कि बच्चा पिछड़ा बालक है। यानी कि मैंने भी बताया कि अगर आपको पिछड़ेपन का पता करना है कि बच्चा पिछड़ा बालक है या नहीं है, तो आपको क्या निकालना होगा, आपको इस फार्मूले से ईक्यू निकालना होगा। और अगर ईक्यू की वैल्यू 85 से कम हो तब वह बालक पिछड़ा बालक है। तब वह बालक पिछड़ा बालक है। मनोवैज्ञानिकों ने एक पैमाना दे दिया है कि कोई पिछड़ा बालक अगर होगा, उसे कहा जाएगा, तो उसका जो एक आंकड़ा होगा, उसका जो एक नंबर होगा, वो क्या होगा और कैसे होगा। अगर मैं इसका कोई उदाहरण लेकर आपको समझाऊं कि भाई पिछड़ा बालक कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ संख्याएं माननी पड़ेगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल में जो ईए है, ये तो ली जा रही है 12 वर्ष। जो सीए है ये ली जा रही है 15 वर्ष। अब ईए का मतलब क्या है, एजुकेशनल एज, शैक्षिक आयु, कि मान लीजिए किसी बच्चे की जो शैक्षिक आयु है वो क्या है, 12 वर्ष है। और जो उसकी शारीरिक आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष है। क्योंकि बच्चा जब 3, 4, 5 साल का हो जाता है तभी वो स्कूल में जाता है, तो शारीरिक आयु तो ज्यादा ही होगी। तो शारीरिक आयु कितनी होगी, 15 वर्ष। लेकिन जब उसका एडमिशन 2, 3, 4 साल में पहली कक्षा में होता है तो उसकी जो एजुकेशन एज है वो कम होगी। मैंने मान लिया 12 साल और 15 साल है। और मैं इस मामले के द्वारा क्या निकाल रहा हूँ, उसका ईक्यू निकाल रहा हूँ। तो जब मैं ईक्यू निकालूंगा, EA/CA इंटू 100। और EA कितना है बच्चों, 12, और CA कितना है, 15 इंटू में 100। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, 3 4 जा 12, और 24 जा कितना आ गया है, 80 आ गया। अब ये जो 80 है क्या आ गया, EQ आ गया। और EQ की वैल्यू बता रखी है कि अगर 85 से कम हो, तो जो 80 है ये 85 से कम है।
85 बड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चा है वो एक पिछड़ा बालक है। ठीक है, तो आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा, अंतर समझ में आ गया होगा कि वंचित बालक क्या होते हैं, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन क्या होते हैं, और जो पिछड़े बालक होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे इनका पता किया जाता है, या क्या इन बातों में अंतर होता है, इन दो शब्दों में क्या अंतर होता है। ठीक, चलिए इस पीरियड को यहीं समाप्त करते हैं। इसमें मुझे ये बताना था आपको कि वंचित बालक क्या है, पिछड़े बालक क्या है। बाकी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।